22 बुलेट्स। मूवी की शुरुआत में कहानी का हीरो चार्ली अपने बेटे एनोटली के साथ एक ट्रिप से लौट रहा होता है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो एनोटली कार से उतरकर एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने की जिद करता है। चार्ली उसको जाने देता है और कहता है कि मैं कार पार्क करके अभी आता हूँ। पार्किंग करके वो कार से बाहर ही निकलता है तो अचानक मास्क पहने हुए कुछ आदमी उसको घेर लेते हैं और उस पर अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी बेवजह एक बेचारे कुत्ते पर भी गोलियों की बरसात कर देता है। हालांकि उस बेजुबान जानवर ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि चार्ली अभी भी जिंदा है। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और तब उसे बीती बातें याद आने लगती हैं जब वो जवान था। वो जेल में था जब उसे गैंगस्टर ने क्राइम से भरी जिंदगी जीने के बारे में कुछ एडवाइस दिया था। उस आदमी का निकनेम ओल्ड टाइमर था। ओल्ड टाइमर ने उसे चेतावनी दी थी कि जो एक बार क्राइम की दुनिया में आ जाता है वो नॉर्मल जिंदगी में कभी वापस नहीं लौट सकता। अब चार्ली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसके शरीर में गड़ी 22 बुलेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हमें टोनी ज़ाचिया नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसे चार्ली की हालत के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। टोनी एक बहुत ही पावरफुल और बेरहम किस्म का आदमी है। इसके बर्ताव से तो यही लगता है कि इसी ने अपनी गैंग को भेजकर चार्ली का खून करने की कोशिश की थी। चार्ली पर किए गए हमले के बारे में नेशनल टीवी पर भी न्यूज चल रही होती है और रिपोर्टर बताती है कि चार्ली एक रिटायर्ड गैंगस्टर है। अच्छा, रिटायरमेंट? इनके बीच भी रिटायरमेंट होता है क्या? खैर छोड़ो। अगले सीन में पुलिस कैप्टन मैरी गोल्डमैन क्राइम सीन में पहुंचती है। सर्जरी के दौरान चार्ली का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ओल्ड टाइमर को उसके राइवल गैंग ने मार डाला था। चार्ली और उसके बेस्ट फ्रेंड्स टोनी और करीम ने फैसला किया था कि वे ओल्ड टाइमर के खून का बदला लेंगे क्योंकि वे ओल्ड टाइमर को अपना गुरु मानते थे। वे शपथ लेते हैं कि वे हर हालत में अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे और ओल्ड टाइमर के कातिल गैंगस्टर हर्नांडेज का खून करके ही दम लेंगे। वे अपनी शपथ पूरी करते हैं और इसे खून के साथ वे खतरनाक माफिया अंडरवर्ल्ड में कदम रखते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मैरी को उसका सीनियर ऑफिसर बताता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दो। चार्ली एक पुराना गैंगस्टर है और इन दोनों गैंग्स को एक दूसरे से लड़कर मरने दो। पुलिस डिपार्टमेंट इसमें अपना वक्त क्यों बर्बाद करे? लेकिन मैरी उसकी बात को इग्नोर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है क्योंकि वो अपने पति के खून का पता लगाना चाहती है। मैरी का पति भी एक पुलिस ऑफिसर था। अब वो हॉस्पिटल जाकर चार्ली से कुछ सवाल पूछती है लेकिन किसी वजह से चार्ली आखिर तक अपना मुंह ही नहीं खुलता। अब इससे तंग आकर मैरी कमरे से बाहर ही चली जाती है। इसी बीच चार्ली का लॉयर मार्टिन चार्ली के बेस्ट फ्रेंड करीम और पैट के साथ वहां पर पहुंच जाता है। रात को मैरी अपने बेटे को सुला रही होती है कि उसको एक कॉल आता है जिसे अटेंड करके वो बड़ी टेंस्ड हो जाती है। फिर रात भर वो अपने पति की मौत के बारे में सोचकर बहुत परेशान होती है और बहुत ही ज्यादा पीने भी लगती है। यहाँ करीम बहुत गुस्से में होता है और फैसला कर लेता है कि चार्ली पर अटैक करने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर मार्टिन उसको शांत करता है और कहता है कि पहले चार्ली को होश आने दो। करीम मार्टिन से कहता है कि तुम चार्ली का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब दूसरी ओर एक आदमी मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल में घुस जाता है। वो अपनी गन निकालता है और चार्ली के कमरे का डोर खोलकर चार्ली पर लगातार गोलियां चलाता है। गन शॉट सुनकर तो हॉस्पिटल के लोग वहां दौड़े चले आते हैं तो वहां पर एक लाश पड़ी होती है लेकिन वो चार्ली की नहीं होती। दरअसल मैरी को शक था कि राइवल गैंग चार्ली को मारने जरूर आएंगे, इसीलिए उसने चार्ली को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। और इस घटना के अगले ही दिन मैरी हॉस्पिटल के बाहर एक सर्विलेंस टीम खड़ा कर देती है। कैमरास के द्वारा वो देखती है कि चार्ली से मिलने टोनी हॉस्पिटल के अंदर आया था। वो चार्ली से मिलता है और कहता है तुम्हें जिंदा देखकर मुझे तसल्ली हुई है। जाने से पहले वो चार्ली को एक ग्रीटिंग कार्ड देता है और कहता है कि यहाँ हर तरफ सर्विलेंस कैमरा लगाए गए हैं और हॉस्पिटल के आगे एक एम्बुलेंस भी है जिसके अंदर वे सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ देर बाद करीम और मार्टिन आते हैं और चार्ली को अपने साथ लेके जाते हैं। ये देखकर मैरी उनका पीछा करती है। करीम को ये समझते देर नहीं लगती कि उनको फॉलो किया जा रहा है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है लेकिन मैरी लगातार उनको चेस करती रहती है। अब करीम अपने एक दोस्त से मदद मांगता है और वो दोस्त ठीक लोकेशन पर आकर मैरी को रोक देता है। फिर क्या, वे मैरी से बचकर एक पुराने माल गोदाम में पहुंच जाते हैं जहां टोनी के एक आदमी को चेयर से बांधकर रखा गया है। वो इतना डरा हुआ होता है कि वहीं पर पेशाब कर देता है। चार्ली उसे कहता है कि जब तक तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो आदमी गिड़गिड़ाकर कहता है कि मैंने उस शूटिंग इंसिडेंट में भाग नहीं लिया था लेकिन आपके बेस्ट फ्रेंड टोनी ने आपके पीछे अपने कुछ आदमी जरूर भेजे थे। इतना ही नहीं, टोनी आपको मार डालना चाहता है क्योंकि आपने उसके साथ मिलकर ड्रग बिजनेस करने से इनकार कर दिया। अब वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये सुनकर चार्ली बहुत कंफ्यूज होता है। तब करीम कहता है कि तुम जल्द से जल्द टोनी को खत्म कर दो, लेकिन चार्ली की कुछ समझ में नहीं आता। टोनी उसका बेस्ट फ्रेंड है और उससे वो पुराने दिन याद आते हैं जब उन्होंने शपथ ली थी कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इसके आगे करीम कुछ नहीं कह पाता और मार्टिन चार्ली को उसके घर लेके आता है। उसकी फैमिली बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। करीम भी अपने परिवार के पास लौट जाता है। उस रात जब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो टोनी के आदमी उसको किडनैप करके लेके जाते हैं। फिर पता चलता है कि करीम को किडनैप करने का आइडिया उसी आदमी ने दिया था जिसे करीम ने माल गोदाम में बंद करके रखा हुआ था।
उस आदमी को लगा कि अगर उसका प्लान काम कर गया तो उसका बॉस टोनी बहुत ही खुश होकर उसको इनाम देगा, लेकिन इनाम तो दूर, टोनी ठीक उसके माथे पर शूट करके वहीं मार डालता है। फिर वो कारिम के फ्रेंड्स को वार्निंग देने के लिए उसकी एक उंगली काटकर उसकी फैमिली को भेजते हैं। यहाँ चार्ली अपना कोई काम कर रहा होता है और अचानक कारिम की मौत की खबर सुनकर वो बिल्कुल टूट जाता है। वो कारिम के फ्यूनरल पर जाता है तो उसकी फैमिली का दुख उससे देखा नहीं जाता। अब उसका दिमाग गुस्से में है और आवेश से भरा हुआ है और उसके अंदर बदले की आग दौड़ रही है। फिर अपना रिवेंज मिशन शुरू करने से पहले वो पैट की मदद से अपनी फैमिली को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर देता है। यहाँ टोनी के आदमी धूमधाम से शानदार डिनर कर रहे होते हैं। उनको देखकर लगता नहीं कि पिछली रात को उन्होंने एक आदमी को टॉर्चर करके मार डाला था, लेकिन उनकी पार्टी खराब करने के लिए चार्ली जल्दी वहां पहुंच जाता है। वे सब अपने गन को सरेंडर कर देते हैं। अब वे निहत्थे होते हैं और चार्ली कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, अपनी अपनी फैमिलीज को गुड बाय बोल दो क्योंकि जल्द ही तुम सब मरने वाले हो। तभी उनकी नजर एक आदमी की वॉच पर पड़ती है और उसे याद आता है कि एक शूटर ने यही वॉच पहनी हुई थी, इसीलिए वो उस आदमी को शूट कर देता है। अब बाकियों को एहसास होता है कि इस पुराने गैंगस्टर से पंगा लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उनकी डर का फायदा उठाकर चार्ली बिना अड़चन के वहां से बाहर निकल जाता है। अगले दिन टोनी की गैंग का एक आदमी अपने साथी की कब्र पर फूल रखने जाता है। तब चार्ली वहां पर आ जाता है और देखते देखते उसको भी शूट कर देता है। अब टोनी रियलाइज करता है कि चार्ली खून का प्यासा हो गया है। वो चार्ली की फैमिली पर अटैक करने के लिए अपने आदमी उसके घर भेज देता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके आदमी वहां तोड़फोड़ मचाकर घर लौटाते हैं। चार्ली शहर के किसी दूसरे हिस्से में अपनी बिल्ली के साथ चिल कर रहा होता है। चार्ली का लॉयर मार्टिन उसके घर जाता है और उसको तहस नहस देखकर चार्ली को इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि टोनी का एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है और जल्द ही टोनी के आदमी इन दोनों को घेर लेते हैं। अब गैंगस्टर चार्ली मार्टिन को बच निकलने को कहता है और खुद टोनी की गैंग को रोकने की कोशिश करता है। टोनी का एक आदमी मार्टिन को गन पॉइंट पर रोक देता है। आखिर चार्ली एक मोटरसाइकिल में बचकर निकल ही जाता है, लेकिन टोनी की गैंग उसको लगातार चेस करती है। आखिर में वो एक पुलिस कार से टकराकर गिर जाता है। पुलिस कार से टकराने के जुर्म में उसको अरेस्ट किया जाता है और वो फिर एक बार कैप्टन मैरी के पास पहुंच जाता है। अब इंटेरोगेशन रूम में मैरी उसको एक चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन बताती है। वो ये कि पार्किंग लॉट में जब उस गैंग ने चार्ली को शूट किया था तो वहां की दीवारों पर कई गोलियां लगी हुई थी। इसका मतलब यह है कि 5 शूटर्स में से एक चार्ली को नहीं मारना चाहता था और उसने जानबूझकर दीवार पर गोलियां चलाई। फिलहाल मैरी फैसला करती है कि वो चार्ली पर केस नहीं करेगी क्योंकि उसे यकीन है कि टोनी ने ही उसके पति का खून किया है। उस रात टोनी अपनी बेटी की शादी में खुशी मना रहा होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि चार्ली ठीक उसके घर के बाहर है और उसने टोनी के एक आदमी को पकड़ भी लिया है। उस आदमी को खत्म करने से पहले वो टोनी के सारे ड्रग्स ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को कलेक्ट कर लेता है और जब टोनी को ये पता चलता है तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सेलिब्रेशन को छोड़कर तुरंत अपनी ड्रग लैब में पहुंचता है और गुस्से में वहां की हर चीज तोड़ देता है। वो अब और सब्र नहीं कर पाता और अपनी गैंग से कहता है कि मुझे चार्ली चाहिए, जिंदा या मुर्दा कैसे भी। अगले दिन पैट चार्ली की बेटे एनोटली और बेटी इवा को स्कूल से पिकअप करने जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक उनकी कार के पास एक वैन आती है। उसमें से कुछ आदमी कार के शीशे को तोड़ देते हैं और एनोटली और इवा को किडनैप करके लेके जाते हैं। अब इससे पहले कि मैरी खुद को संभाल कर उनको रोक सके, वो दोनों बच्चों को ले जा चुके होते हैं। बहुत देर बाद पुलिस इवा को ढूंढ लेती है, जिसे बुरी तरह से पीटा गया है। इवा बताती है कि वो लोग चाहते हैं कि पापा उनके पास सरेंडर हो जाए, वरना उन्होंने एनोटली को मार देने की धमकी दी है। जब मैरी बाहर आती है तो अचानक चार्ली आकर कार में बैठ जाता है। वो मैरी से विनती करता है कि न्यूज चैनल को ये फेक न्यूज दे दो कि चार्ली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर शायद टोनी जरा शांत हो जाएगा और मेरे बेटे को छोड़ देगा। वो वादा करता है कि जब उसका बेटा वापस आ जाएगा तो वो खुद पुलिस में सरेंडर हो जाएगा। अब मैरी उसका साथ देने का फैसला करती है, लेकिन जब टोनी को चार्ली की अरेस्ट का पता चलता है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपने आदमी से कहता है कि एनोटली को तुरंत मार डालो क्योंकि अब उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन वो आदमी नहीं जानता कि चार्ली उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी एक घर में जाता है जहाँ एनोटली को रखा गया है। वहाँ एक और आदमी एनोटली पर नजर रखे हुए है। उसे बताया जाता है कि एनोटली को तुरंत मार डालो, लेकिन अपने बॉस का ऑर्डर मानने के बजाय वो इस आदमी को मारकर एनोटली को आजाद करने की कोशिश करता है। अब अंदर ये सब हो रहा होता है, लेकिन बाहर चार्ली एक कांटेदार फेंस में फंस गया है। अब इतने में टोनी का आदमी एनोटली को बाहर लेकर आता है और उसे गाड़ी में ठूसकर ड्राइव करने लगता है। ठीक उसी वक्त चार्ली फेंस से निकल जाता है और उसे मारकर एनोटली को वहां से लेके जाता है। फिर किसी तरह वो घर पहुंच जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें डरने और छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने टोनी के सभी आदमियों को खत्म कर दिया है। अगले दिन टोनी अपने घर में मस्त रिलैक्स से होता है। तब चार्ली वहां जाता है और कहता है, अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं हमारी दोस्ती के खातिर वो सब भूलने को तैयार हूँ। हालांकि चार्ली टोनी को मारना नहीं चाहता, लेकिन टोनी पर अब सबसे पावरफुल बनने का भूत सवार है और वो चार्ली को खत्म कर देना चाहता है। वो चार्ली पर अटैक करता है और उसे जमीन पर लॉक करके उसके सर पर गन पॉइंट करता है। तब बाहर शीशे की टूटने की आवाज आती है।
और टोनी एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मौका पाकर चार्ली उस पर अटैक करता है और ऐन वक्त पर पुलिस आकर टोनी को इलीगल ड्रग ट्रांजैक्शन करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। दरअसल चार्ली ने टोनी के ड्रग ट्रांजैक्शन का डाटा एविडेंस के तौर पर कैप्टन मैरी को दे दिया था। बाद में पुलिस चार्ली को ड्रग केसेस में इंटेरोगेट करती है, लेकिन उन्हें चार्ली के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो चार्ली को छोड़ देते हैं। और जब चार्ली बाहर आता है तो मार्टिन उसका इंतजार कर रहा है। चार्ली मार्टिन से कहता है कि मुझे उस पार्किंग लॉट में लेके जाओ जहां मुझे शूट किया गया था। जब वे पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि शूटर्स में से जिस आदमी ने दीवार पर शूट किया था वो और कोई नहीं, मार्टिन है। अब चार्ली बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मार्टिन ने उसके साथ धोखा किया। वो मार्टिन पर गन पॉइंट करता है, लेकिन मार्टिन विनती करता है कि टोनी ने सिर्फ ये बताया था कि मुझे एक आदमी को शूट करना है, लेकिन यहाँ कर पता चला कि वो आदमी तुम हो। मैं कभी तुम्हें शूट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने दीवार पर गोलियां चलाई। मार्टिन ने चार्ली के लिए जो किया था उसके बदले में चार्ली शब्दों में थैंक यू कहने के बजाय दीवार पर कुछ बुलेट्स फायर करता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों गले मिलते हैं। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि चार्ली, उसकी वाइफ और बच्चे बीच में सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है।